हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का लेट्स जॉइन केडी पर स्वागत है। और आज क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 है। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखे हैं वो चैनल पे टाइप कीजिए लेट्स जॉइन केडी और लिख दीजिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। वीडियो आपके सामने होगा और आप वहां से देख सकते हो। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड जो वीडियो था उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ और उसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ा था किस प्रकार से कहां से आया। तो थोड़ा सा मैं उन वीडियो का ब्रीफ दे देता हूं। तो पहले चैप्टर हमारा जो फर्स्ट लॉ है मोशन का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, गैलीलियो के द्वारा दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और उसके बाद में इसी को न्यूटन ने अपना लॉ दिया और उसने कहा कि एक बॉडी है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, एक बॉडी है वो रेस्ट पे है तो किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। बॉडी मोशन में है तो किस में रहेगी भाई, मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा चुका हूं। अगर एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, m इंटू में a इक्वल टू में जीरो। अब मास तो जीरो नहीं हो सकता ना, मास तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ही जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या रहा होगा कि जो वेलोसिटी है वो क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। मान लो आपकी वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में इनिशियल 5, फाइनल हो गई 5, तो आपको पता है एक्सेलरेशन v माइनस का u/t होता है, तो 5 में से 5 क्या तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो एक्सेलरेशन आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है, ये फॉर्मूला सेकंड लॉ से ही आया था। क्या कहता है सेकंड लॉ, वो ध्यान से समझिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। सेकंड लॉ क्या कहता है, चलिए तो अब चलते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। सेकंड लॉ इज ही रियल लॉ ऑफ मोशन भी है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आप लगाओगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम के। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू में K dp/dt। K की वैल्यू मानते हैं 1, तो हम यहां कह देते हैं कि F किसके बराबर हो गया भाई, dp/dt के। अब बात आती है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसकी ऐसा यूनिट भी बता चुका हूं, किलोग्राम मास की होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है भाई। CGS हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद में अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा, मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है LT-1। तो इस प्रकार से इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इससे देखिए क्या होता है, तो F इज इक्वल टू होता है dp/dt और P की जगह रखूंगा मोमेंटम का फॉर्मूला, तो m इंटू में v, मास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dv/dt। आप सभी को याद हो गया होगा किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां रखूंगा F इज इक्वल टू m इंटू a। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस करा था। फिर उसकी एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन भी आपको करवा दी गई है, ठीक है भाई। सेकंड लॉ की एप्लीकेशन भी यानी कि यूजेस करवा चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्ड लॉ पे चलते हैं भाई, ठीक है भाई। थर्ड लॉ पे चलते हैं। फोर्स की अगर आपको ऐसा यूनिट याद नहीं है तो याद कर लेना, न्यूटन होती है और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होती है, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन क्या होता है तो 1 किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 1 न्यूटन इफ 1 किलोग्राम बॉडी मूव थ्रू एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक बॉडी है उसमें 1 किलोग्राम का मास हो और वो एक्सेलरेट करे 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, तो हम कहेंगे उसका जो एक्सेलरेशन हो, सॉरी उसका जो फोर्स है वो कितने का है, 1 न्यूटन का लगा है। अब चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंपल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इंपल्स। किसके बारे में बात करेंगे भाई, इंपल्स। क्या होता है इंपल्स? इंपल्स बेसिकली एक फोर्स ही होता है, बेसिकली एक फोर्स होता है, लार्ज फोर्स होता है, एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम भी, एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम भी। ये थोड़ा सी डेफिनेशन याद कर लेना, शॉर्ट टाइम मतलब कि ये क्या करता है, एक्ट करता है फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, और उससे क्या होता है, एक लार्ज मोमेंटम क्रिएट होता है, लार्ज मोमेंटम क्रिएट होता है, लार्ज मोमेंटम क्रिएट होता है। क्लियर हो गई। इंपल्स को जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं या आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई में टाइम dt। ये तो यानी कि J इज इक्वल टू में F इंटू डेल्टा टी। ये इंपल्स के बारे में छोटी सी बात हो गई, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। इंपल्स क्या है, फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंपल्स कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं बेसिकली जो आज की बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
एक थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं अभी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। भी क्या पढ़ेंगे? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये एक छोटी सी थ्योरम है, ये बता देते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए इसके बारे में भी। देखिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो सबसे पहले तो आपने अभी पढ़ा था न्यूटन का सेकंड लॉ dp/dt होता है, यानी कि F = dp/dt। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको एक बार सोल्व मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? dp = हो जाएगा F × dt। समझ रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि मुझे मोमेंटम और इंपल्स का रिलेशन निकालना है। अब आपको पता होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंपल्स ही होता है। बाकी इसको हम पूरा सोल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। मान लो इसको इंटीग्रेट करते दोनों साइड में, मोमेंटम टोटल मोमेंटम निकालना है। तो कहाँ से मोमेंटम, मान लो P1 से P2 की तरफ मोमेंटम निकालना है। इधर टाइम वेरिएबल ये है ना, जिसके पास d लगा होता है वो वेरिएबल से चेंज लगा होता है। टाइम मान लो T1 से T2 की तरफ जाना है, तो यानी कि dp का मोमेंटम आ जाएगा P, ठीक है ना। P भी लिख सकते हैं, या लिमिट चढ़ाना चाहते तो V1 और P2। इसी प्रकार से फोर्स बाहर आ जाएगा, dt का हो जाएगा T, और यहाँ पे आ जाएगा T2 और ये आ जाएगा T1। तो यानी कि लिख सकता हूँ F T2 माइनस का T1, क्या लिख सकता हूँ? और इसको हम डेल्टा T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही है मोमेंटम का और इसका इंपल्स का फॉर्मूला भी, ठीक है। या आप यहाँ लिख दो P2 माइनस का P1 भी, ठीक है। या आप P भी लिख सकते हो खाली, आपकी मर्जी, अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आता है तो एक सिंपली फॉर्मूला आ जाता है आप लोगों के पास, उतार सकते हो। आप उतारना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। P2 माइनस P1 को आप J से रिप्रेजेंट करते हो चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि एक्चुअली में जो इंपल्स है वो क्या बताया था? इंपल्स क्या बताया था? चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है। चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है। और चेंज इन मोमेंटम कैसे आता है? फोर्स लगाने से, और उसमें टाइम ग्रेट फोर्स लगाओ भी, लार्ज फोर्स लगाए फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो उसमें जो आता है वो क्या कहलाता है? इंपल्स कहलाता है। J से भी रिप्रेजेंट करते हैं भी, ठीक है। चलिए अब हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे। आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको, चलते हैं भाई। अगला जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर चीज़ आप बोलोगे सर हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बताते रहते हो, तो भाई देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। आपके लिए हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ काम में आएगी। तो इंपल्स के लिए हम कुछ एप्लीकेशन यूज करेंगे। मान लो एक बॉडी है, उसमें फोर्स लगा और उसमें टाइम लगा। ऐसे एक बॉडी और है, उस पर भी कोई फोर्स लगा और उसका कोई टाइम t लगा होगा। तो मान लो दोनों की बॉडी इंपल्स जो इंपल्स क्रिएट हो रहा है उसमें F1 T1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा F2 T2। दोनों मान ले इक्वल इंपल्स क्रिएट करती है। दो बॉडी है, दोनों इंपल्स इक्वल क्रिएट करती है। तो इस फॉर्मूले से भी हम सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इंपल्स का फॉर्मूला F × डेल्टा T से भी एक इसकी एप्लीकेशंस को सोल्व कर सकते हो भाई। एप्लीकेशन जैसे कि क्रिकेट प्लेयर होता है, लोअर करता है अपने हैंड को, या इस फॉर्मूले से भी हम समझ सकते हैं। जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हो आप लोग, ठीक है भाई। तो लोअर क्यों करता है? वाइल क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग। तो जब कैच करता है तो वो जब पीछे लेके जाता है हाथ को, तो उससे टाइम इंक्रीज होता है, फोर्स कम हो जाता है। क्लियर हो गई? या दूसरी बात हम समझे कि यहां से देखिए टोटल इंपल्स तो सेम रहना है, तो जो भी फोर्स था मान लो और उसका टाइम 1 लगा, अगर मान लो ये इंपल्स है पहले, अगर आपने टाइम को बढ़ाया तो डेफिनेटली फोर्स क्या होगा? कम होगा, ताकि इंपल्स क्या रहे? बराबर रहे, इंपल्स क्या रहे? कंजर्व रहे। उसके लिए क्या करोगे आप? यहां हम कह सकते हैं कि जो अगर देखो इंपल्स क्या है? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब आपका जो टाइम बढ़ा है ना, आप नीचे लेके गए तो टाइम क्या हुआ होगा? यहाँ पे डिक्रीज हुआ होगा। टाइम क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो डेफिनेटली फोर्स क्या हुआ होगा? अगर टाइम को डिक्रीज कर रहे हो यहाँ पे, सॉरी टाइम को जब क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। जब आपने हाथ को लेके गए तो टाइम को क्या करा आपने? इंक्रीज करा, तो फोर्स क्या हो गया? ऑटोमेटिक ही डिक्रीज हो गया, इसलिए आपको चोट कम लगेगी भाई। ये है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आप बुक में देख सकते हो, या हमने जो 9th क्लास का लेक्चर पढ़ा रखे हैं ना, तो 9th क्लास के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ लेना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, वहाँ पूरी डिटेल में आपको करवा रखे एप्लीकेशंस है 9th लेवल की। तो वहाँ से आप एक बार रिवाइज कर लेना, सभी बच्चे एक बार रिवाइज कर लेना, और जैसे ये वीडियो खत्म होगी उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगी ये वीडियो, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब बात करेंगे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। किसके बारे में बात करेंगे भाई? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन के सेकंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सारा रिवाइज करवाया है आज। चलिए तो थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल है, सभी को याद भी होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई ये चीज है, बड़े आसान सी
रिएक्शन। ठीक है ना, ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन आ जाती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर क्रिया के एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप देखिए कैसे। और एक बात और याद रखना कि ये पेयर में आता है, इसकी कंडीशन है कि हमेशा क्या आएगा, पेयर में लगेगी, यानी कि एक्शन और रिएक्शन का, एक्शन और रिएक्शन का, एक्शन रिएक्शन का पेयर बनेगा भाई। क्या बनेगा, ये एक्शन रिएक्शन का पेयर बनेगा हमेशा। ये नहीं हो सकता कि अकेला एक्शन आ जाए या अकेला रिएक्शन आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए एक बॉडी है, वो सरफेस पे रखी हुई है, तो ये देखो डाउनवर्ड फोर्स इस पे लग रहा होगा m इंटू जी, तो अब बोलेंगे इसको नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या ये बात सही है? तो आंसर है सही नहीं है। कैसे? क्योंकि ये जो आपका बॉडी लग रही है, देखिए ध्यान से, ये बॉडी है, ये इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो ये जो फोर्स लग रहा है इसके एम जी, ये किसकी वजह से लग रहा है? ये हमारी अर्थ की वजह से लग रहा है। हमारी अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो अर्थ इस बॉडी के ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, और ये जो बॉडी है, ये नीचे अर्थ की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। तो यानी कि ये कंडीशन याद रखनी चाहिए कि जो फोर्स लगेगा सेम टाइम का लगना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रेविटी है, ये नॉट ग्रेविटी। ठीक है ना, तो सेम टाइम का फोर्स, तो ये याद रखना है। और एक बॉडी जब स्टैटिक रेस्ट पे होती है, एक बॉडी जैसे मान लो टेबल पे रखी हुई है, तो उस कंडीशन में जो mg है वो किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। mg होता है वो किसके बराबर हो जाता है? नॉर्मल रिएक्शन के। अपोजिट रिएक्शन होते हैं उसके लिए हम माइनस का इंडिकेट करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। जैसे मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, एक बॉडी है यहाँ पे और एक बॉडी है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रही है। तो मान लो ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है, मास नंबर 1 मास नंबर 2, इस पे फोर्स लगाया, दोनों टकराई आपस में, तो फोर्स लगा किस पे? 1 पे लगा। किसने लगाया? 2 ने लगाया। फोर्स लगा 1 पे, किसने लगाया? 2 ने लगाया। इसी प्रकार से फोर्स लगा 2 पे, किसने लगाया? 1 ने लगाया। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि फोर्स किस पे लगा? 1 पे लगा। किसने लगाया? 2 पे, 2 ने लगाया। इसी प्रकार से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये जो दोनों फोर्स हैं वो इक्वल हैं। दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है, लेकिन क्या है? अपोजिट इन नेचर, अपोजिट डायरेक्शन है। एक को प्लस ले लोगे तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? माइनस। कोई सी को भी प्लस, कोई सी को भी माइनस आप ले सकते हो। यानी कि दोनों फोर्स हैं, उनका सम क्या होना चाहिए? इजिकल टू में 0। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। हाँ, दूसरी बात ये कि एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं करते? कैंसिल आउट इसलिए नहीं करते क्योंकि दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जब ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं कर देते? समझ रहे हो? तो कैंसिल आउट इसलिए नहीं करते क्योंकि दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगता है। ये अर्थ के ऊपर लगा रहा है नॉर्मल, और अर्थ इसके ऊपर नॉर्मल लगा रही है। किस पे? बॉडी पे। तो दोनों एक अलग अलग चीजें हैं, दोनों का मास अलग अलग है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? कैंसिल आउट नहीं करेंगे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एक दो एप्लीकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए भाई, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। बहुत सारी चीजें आज करने को मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है भाई, बने रहिए क्लास में। मजा आ रहा हो तो लाइक करना, सारी चीजें आपको कवर करवा दी जाएगी। ठीक है, तो मैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम लूंगा। सबसे मजेदार है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम भाई, हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा गाड़ी का एग्जांपल लूंगा। बाकी तो आपको को मैं करवा चुका हूं वैसे तो। ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम से समझेंगे। मान लो घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कार्ट का मतलब घोड़ा गाड़ी। तो एक घोड़ा है, गाड़ी है, तो हम मानते हैं ये घोड़ा यहाँ है, ऐसे ऐसे जा रहा होगा घोड़ा, तो यहाँ घोड़ा मानना। घोड़ा क्या करेगा? पीछे की तरफ फोर्स लगाता है पैर से। जब भी हम चलते हैं तो आपको याद होगा, आपको बताई गई थी एप्लीकेशन कि जब हम चलते हैं तो हमारा जो आगे से जहाँ मिट्टी होती है ना, मिट्टी के ग्राउंड पे चलना आप देखना, तो वहाँ आगे से थोड़ी सी मिट्टी ऊपर उठ जाती है। कारण यही है कि जब हम चलेंगे तो वहाँ से ऐसे फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ। तो ये लगा फोर्स, और जब फोर्स लगता है तो यानी कि एक्शन हुआ तो उसकी रिएक्शन भी होगी। क्या होगी? रिएक्शन भी होगी। तो रिएक्शन ये वाली लगा ली हमने। अब आपको पता है इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में, एक दूसरा वर्टिकल में। तो इसका नाम दिया हॉरिजॉन्टल, इसका नाम दिया वर्टिकल। चलिए, इससे पीछे क्या? ये घोड़ा है, घोड़े से गाड़ी जोड़ रखी है। ये क्या जोड़ रखी है? कि गाड़ी जोड़ रखी है। ये गाड़ी लगा ली हमने, क्योंकि गाड़ी को खींचना है ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो यहां एक बात करते हैं आगे। अब इसका टेंशन खींच लो। यहां से मैंने कहा था टेंशन के लिए छाता बनाना है। ऐसे खोलोगे ऐसे करके, क्यों? छाता खुला तो छाता की शेप यही होगी। इसी प्रकार से इसके अंदर जब ये फोर्स लग रहा है टेंशन का, तो इधर भी लग रहा होगा, तो टेंशन दोनों का इक्वल ही होगा। दोनों का टेंशन क्या होगा? इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, बस इतना याद रखना है। तो दोनों का टेंशन टी रहेगा। एक पीछे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, जो इसको अपोज करेगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं बॉडी किधर मूव कर रही है, आगे की तरफ। तो यहां पे हमें पता है कि बॉडी किधर एक्सेलरेट कर रही है, आगे की तरफ। मान लो कि घोड़ा गाड़ी को खींच पा रहा है। ठीक है, अब आपको पता होगा जब इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लिया,
हाँ, इसका एक डाउनवर्ड फोर्स भी होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स भी होगा जिसको हम mg बोलेंगे। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो इसका रोल खत्म हो गया। देखो r का रोल क्यों खत्म हो गया, क्योंकि एक्शन का अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो यानी कि अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो अब इसका रोल खत्म हो चुका हमारा, इसका कोई काम नहीं है। अब दो कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका, जो इसने एक्शन करा था वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गए, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग, वेक्टर वाले प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था। तो दो, एक ये और एक ये, इसको वर्टिकल वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा mg, या आप ये लिख सकते हो ये थीटा है तो r cos थीटा, ये r sin थीटा, ये m, जिसको कैंसिल आउट कर देगा, r cos थीटा की डायरेक्शन में चली जाएगी ना। तो ध्यान देना है अपने को, ये r है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब आगे की तरफ मूव करिए, एक बॉडी है वो किधर मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है आगे की तरफ। एक बात याद रखना, घोड़े का मास को मान लेते हैं कैपिटल M, इसके अंदर भी तो नीचे लग रहा होगा ना, स्मॉल m मान लेते हैं इसको, और ऊपर रिएक्शन कैपिटल R। इस घोड़े को मास को कैपिटल M मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, कैपिटल M, तो ये g, ठीक है भाई, इतनी बात याद रखनी है। चलिए, इन दोनों को बैलेंस हो रहा है, एक्सेलरेट आगे की तरफ कर रहा है, तो देखिए ध्यान से कि h बड़ा है ना भाई, एक्सेलरेट जिस साइड में हो उसको पॉजिटिव लेना है, तो h क्या है, प्लस में है, तो इसके पीछे क्या है, t माइनस में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं h माइनस का t इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू में a, इक्वेशन फर्स्ट। जिस डायरेक्शन में गाड़ी का रिजल्ट जाए, यानी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। तो हम सब चीजों को भूल जाते हैं, हम बात करते हैं एच, और इस घोड़े की बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, घोड़े की। इस पीछे वाली साइड को भूल रहे हैं। तो देखो एच एक्सेलरेट, घोड़ा कहा जा रहा है आगे जा रहा है ना, तो जिस साइड में एक्सेलरेट हो रहा है उसको लेंगे पॉजिटिव, तो एच हो गया प्लस का, उसमें से टी को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बॉडी क्या कर रही है, घोड़ा आगे जा रही है ना, तो कैपिटल M मास है, और मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं आगे, आगे क्या कहता है, क्योंकि एक्चुअली में ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ये होता है नेट फोर्स, आपको पढ़ाया गया था, नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो ये तो निकल के आया नेट फोर्स, कैसे निकल के आएगा, h माइनस का t करके निकल गया नेट फोर्स, और m इंटू ए, m किसका, कैपिटल M लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी की। गाड़ी भी जब घोड़ा आगे कर रहा है तो गाड़ी से जुड़ी हुई है, तो ये भी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो मैं लिखूंगा t पॉजिटिव हो गया, ये नीचे वाला माइनस हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा भाई F फ्रिक्शन इज इक्वल टू में क्या करेगा, रिजल्टेंट आगे तरफ जा रहा है, तो यानी कि गाड़ी जा रही है तो स्मॉल m इंटू ए। क्लियर हो गई। चलिए इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो t से t कैंसिल, यानी कि लिख सकता हूँ h माइनस का एफ आर, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट, f से कर देते हैं रिप्रेजेंट, फ्रिक्शन है ना। चलिए ये एफ आर लिख दिया, h माइनस का एफ आर इजिकल टू में a को कॉमन ले लो, m प्लस में स्मॉल m ले लेते हैं। बिल्कुल आ गया होगा समझ में। अब आपको पता लग गया होगा, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा h माइनस का f अपॉन में m प्लस स्मॉल m भी। यानी कि अगर आपको इस गाड़ी का एक्सेलरेशन निकालना है तो डेरिवेशन बन गई है कि जो आगे वाले का और पीछे वाले को सिर्फ माइनस करना है, बीच वालों को कैंसिल आउट कर देना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे इसके ऊपर, यानी कि लास्ट वाले का, ये देखो शॉर्टकट, लास्ट वाले को और पीछे वाले को लेना है और दोनों मास को जोड़ देना है। जैसे कि मान लो एक पत्थर, एक ऑब्जेक्ट है ये और एक ऑब्जेक्ट है ये, फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, और मान लो इधर भी फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। मान लो ये है 5 न्यूटन पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है भाई, 10 न्यूटन लगाना है। और इन दोनों का मास है मान लो 2 किलोग्राम, इसका मास है 3 किलोग्राम। कितना है, 3 किलोग्राम। तो आप बोलोगे कि सर इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमने कहा ना अंदर वाली टेंशन हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में आती नहीं है। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले को और पीछे वाले को माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, अपोन में दोनों मास 2 और 3 5, तो आ गया 5/5, यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। भाई बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ओरिजेंटल फोर्स निकालना है तो ओरिजेंटल भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, ठीक है भाई। तो इसको नोट डाउन करिए जल्दी से फटाफट। चलिए भाई आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब चलते हैं अब आपको एक चीज बताई गई थी, मैंने कहा भी था पिछली वीडियो में कि सेकंड लॉ ही रियल लॉ ऑफ मोशन है। पुरानी वीडियो में कह भी चुका हूं, सेकंड लॉ ही क्या है, एक रियल लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, बताया था। सेकंड लॉ ही रियल लॉ है, सेकंड से ही फर्स्ट लॉ बना है, सेकंड से ही थर्ड लॉ बना है। तो सेकंड लॉ इज रियल, यही रियल है, बाकी सब बकवास है। आप सुनिए ध्यान से कैसे। देखिए अब क्या है कि सेकंड लॉ ऑफ रियल मोशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक है, क्योंकि सेकंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ क्रिएट हो रहा है और सेकंड लॉ से ही थर्ड लॉ क्रिएट होता है। देखिए कैसे समझिए कि सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब देखिए कैसे, मानो फर्स्ट लॉ है, फोर्स का फॉर्मूला यही तो निकल गया था सेकंड लॉ से, F इक्वल टू m इनटू ए, डेरिवेशन अभी करवाई थी 1 मिनट पहले। तो उसमें आपको बताया गया था
कि F इक्वल टू होता है m इंटू ए। दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताई कि अगर फर्स्ट लॉ कहता है बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। तो मान लो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो जीरो है क्योंकि बाहरी फोर्स नहीं लगाना ना, तो m इंटू ए क्या आएगा, जीरो। अब मास तो आप सभी जानते हो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ही क्या रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि v क्या रही होगी, कांस्टेंट। यही तो बात है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। अभी कांस्टेंट का मतलब ये है कि जैसे v मान लो पहले 10 है तो बाद में v कितनी है, इनिशियल 10 है, बाद में v 10 ही है, तो 10 में 10 गया तो जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। तो कह सकते हैं वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ के लिए, ये तो किसके लिए हो गया, फर्स्ट लॉ से। तो हमने फर्स्ट लॉ भी इसी से आया, फर्स्ट लॉ के लिए वैलिड है। थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ के देखिए, एक बॉडी है ऐसे, एक बॉडी है और रखी है, फोर्स लग रहा है ए बॉडी पे, मान लो किस लगाया, बी ने लगाया, इस पे लगाया फोर्स, बी वाली बॉडी पे किसने लगाया, ए ने लगाया। तो आपको पता है एफ ए बी पढ़ाया है, माइनस का एफ बी ए के बराबर होगा, आपको लोग बिल्कुल होगा। अब इसको देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई। अब हम इसका मोमेंटम निकालते हैं सेकंड लॉ से। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम बी का निकाल लें, तो बी फोर्स लगा बी पे ए की वजह से, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, तो आप बोलोगे सर बी का चेंज होगा, डीपी बाई डी। इसी प्रकार से फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, आप बोलोगे सर ए का चेंज होगी, मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का। बात तो समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो बिल्कुल आ गई। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे ऐसा होता है कि दोनों को कंबाइन कर लेते, दोनों इक्वेशन को, तो एफ एफ ए बी प्लस एफ बी ए किसके बराबर होगा, तो डी बाई डी टी और बी पी बी प्लस पी ए, है ना। अगर अब सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो भी जीरो होगा। तो यानी कि पूरी की पूरी क्या होगी, जीरो। तो यानी कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए जीरो हो गया, एफ ए बी किसके बराबर हो गया, माइनस का एफ बी ए। देखो देखा प्रूफ होगा कि नहीं, थर्ड लॉ। तो हमने कह सकते हैं ना, सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी इंक्लूड है और सेकंड लॉ भी इंक्लूड है, यानी कि फर्स्ट लॉ में आपका जो सॉरी सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी इंक्लूड है और आपका थर्ड लॉ भी इंक्लूड है। तो आई होप आपको इस चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं लिफ्ट के बारे में, एलिवेटर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई, एलिवेटर के बारे में बात कर लेते हैं। लिफ्ट के बारे में क्या होता है, लिफ्ट का केस आप लोगों ने झूला तो झूला ही होगा मेले में। तो जब हम झूला ऊपर जाता है ना, झूला जब ऊपर जाता है, जब कंडीशन क्या होती है, जब नीचे आती है तब कंडीशन क्या होती है। कई बच्चे कहेंगे जी नीचे आता जब डर लगता है ना, डर ऐसा लगता है ना, फील होता होगा थोड़ा सा हल्का, सच्चे कितने में डर हो जाओ आप लोग। तो लिफ्ट का केस देखिए, लिफ्ट या एलिवेटर भी बोलते हैं इसको, लिफ्ट या आप बोल सकते हैं एलिवेटर। एलिवेटर होता क्या है इसमें, देखिए मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट गई नीचे, लिफ्ट में जो बंदा खड़ा है उसका वेट हो गया नीचे की तरफ यानी कि mg, और ये रिएक्शन करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बॉडी मान लो सपोज करो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, या झूला है वो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। मैंने आपको एक बताया था कि जिस साइड में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आपको पता होगा एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो नेट फोर्स निकालना है तो आपको जिस डायरेक्शन में ए जा रही है उस डायरेक्शन को लो पॉजिटिव, तो आर हो गया पॉजिटिव और एमजी हो गया नेगेटिव। तो यानी कि मैं कह सकता हूं आर में से एमजी को घटाएंगे तो एम इंटू ए, फॉर्मूला यही है ना, ए मास बॉडी का एम, और आर इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू में ए प्लस में जी, एम जी ये, और एम को लिया कॉमन तो ए प्लस में जी। समझ में आया क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, मूव अपवर्ड, हमारा जो वेट होता है एक्चुअली में वही रिएक्शन होती है, रिएक्शन को ही वेट कहा जाता है। रिएक्शन को क्या कहा जाता है, वेट, नॉट द डाउनवर्ड फोर्स कॉल्ड वेट, रिएक्शन इज वेट। जब ऊपर गया तो ए के साथ जी जुड़ गया, यानी कि जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी वो उसमें जी में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो अपवर्ड फोर्स है वो कितना है भाई, इतना हो गया, और आपका रिएक्शन ये आपका क्या है, वेट है। यानी कि जब ये भी कह सकते हैं कि जब वेट लिफ्ट अपवर्ड जाएगी तो हमारा जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जब झूला ऊपर की तरफ जाएगा, लिफ्ट की जगह झूला भी कह सकते हो, तो वेट क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाता है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर ये लिफ्ट है, ये पर्सन है, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं एम जी, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और ये एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ, तो क्या होगा देखिए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव, तो ये लो पॉजिटिव, ये लो नेगेटिव, तो यानी कि एम जी माइनस का आर इज इक्वल टू में एम इंटू में नेट फोर्स, इसी फॉर्मूले से निकाला।
माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा इजिकल टू में एम जी माइनस का एम इंटू में ए, एम को ले लो कॉमन, जी माइनस का ए इजिकल टू आर। बात समझ में? यानी कि जो आपका जी थी उससे कम हो गया ना, वेट होता है रिएक्शन यानी कि एम इंटू जी, और एम इंटू जी में ए कम नहीं हो गया जी में से ए, तो यानी कि जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी उसके हिसाब से उसका वेट क्या हो जाएगा, कम। यानी कि जब लिफ्ट नीचे आएगा, झूला जब नीचे आएगा तो हमारा वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज। तो हम कहते हैं ना हमें डर लगता है, इसीलिए लगता है क्योंकि हमारे वेटलेस किसी कंडीशन में लग जाते हैं, हमारा वेट क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। दूसरी बात, अगर लिफ्ट टूट जाए, झूला टूट जाए या ऊपर से आप गिर जाओ, उस कंडीशन में क्या होगा, तो जब नीचे आ रहे होंगे तो जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी का, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी तक तो मशीन धीरे धीरे उसको एक्सेलरेट करवा के ला रही थी। अभी क्या हो गया, आप ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आओगे, फ्री फॉल वाली कंडीशन आ जाएगी, और उस कंडीशन में जो आपका एक्सेलरेशन क्या बढ़ जाता है, जी बढ़ जाता है, पढ़ाया जा चुका है। तो फॉर्मूला वही है डाउनवर्ड के लिए, तो यही लगेगा जी माइनस का जी, जी में से जी गया तो जीरो, एम इंटू जीरो, यानी कि पूरा क्या हो जाएगा, जीरो रिएक्शन। यानी कि जो आपका वेट है वो आर, वेट ही तो बोला है रिएक्शन, ये क्या होगा, जीरो। तो आपका वेट वेटलेस की कंडीशन में आ जाएगा, ये बोलते हैं वेटलेस की कंडीशन, जब झूला टूट जाता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।